हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है तो आप लोग हमारी सीबीएसई 21 सैंपल क्वेश्चन पेपर विद प्लेजर टेस्ट सीरीज बाय ओपी गुप्ता, इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड इफ यू विश अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी करना बच्चों। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहां पर सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों वीडियो के लेक्चर्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा। ठीक है जी। चलिए आप यहां से सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर दो क्वेश्चन है, यहां पर अल्टरनेटिव आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, बेसिकली इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, यहां पर आप देखो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है ना बच्चों। तो बस यहां से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर x-3 अपॉन x-1 होल क्यूब में फंक्शन क्या है और डेरिवेटिव क्या है। तो चलिए जरा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहां अगर मैं x-3 को लिखूं x-1 -2, न्यूमरेटर में देखना ध्यान से, और डिनोमिनेटर में x-1 होल क्यूब तो पहले से ही है। यहां पर अगर टर्म्स को ब्रेक करेंगे तो x-1 के नीचे x-1 का होल क्यूब और फिर ये -2 के नीचे x-1 का होल क्यूब। समझे। तो यहां पर ये वाला टर्म कैसा बन जाएगा, दिस विल बी 1 x - 1 का स्क्वायर, और ये पहले से यहां पर है -2 x - 1 का होल क्यूब। तो यहां पर इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं और इसे हम डेरिवेटिव बोल सकते हैं। बोल सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो ऐसा होगा। आप फंक्शन fx का डेरिवेटिव लेकर देख लो, मतलब मैंने इसे फंक्शन बोला है ना, तुम इसका डेरिवेटिव लेकर देख लो, आपको पक्का ये मिलेगा। तो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे। सबसे पहले मैं लिखूंगा e⁻x, ये ब्रैकेट में आपका फंक्शन दैट इज 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर, प्लस में इसका डेरिवेटिव है -2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब, और ये आपका dx। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, e⁻x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c तो आएगा ही। ये आपका आंसर हो गया। 2 मार्कर्स वाले सेक्शन का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा एक अल्टरनेटिव भी है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x⁴ -x, अब इस पूरे की पावर 1/4 है। ठीक है, पहले मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले आप न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर ही x⁴ कॉमन ले लो, तो यहां पर आपको दिखेगा 1 - x अपॉन x⁴। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर ही x⁴ कॉमन ले लो। देखो जरा ध्यान से, ऐसा ही कुछ मिलेगा ना आपको। ठीक है, अब इस पावर 1/4 को इसके ऊपर और इस पूरे के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। x⁴ के ऊपर अगर 1/4 को लगाओगे तो वो तो आपका सिंपली x बन जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर भी देख लो एक बार, ये बनेगा 1 - x⁻³ और इस पूरे की पावर 1/4 तो पहले से ही है। तो ये काम होगा न्यूमरेटर ऑफ सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है ना, इस सेकंड क्वेश्चन के न्यूमरेटर में ये काम होगा। डिनोमिनेटर में है x⁵। चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x⁴ - x⁴ ये dx तो है ही, और नीचे था x⁵।
न्यूमरेटर के लिए हमने बात की कि ऊपर x आ गया, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर -3 और ये 1/4 पावर में है dx, और नीचे आपका x की पावर 5 पहले से ही है। अब चलते हैं यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये x और ये x की पावर 5 अब ध्यान से देखो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर -3 और ये 1/4 dx लगा हुआ है, नीचे आपका आ जाएगा x की पावर 4। अब यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से जैसे ही आप डेरिवेटिव लोगे 1 का 0, ये -3 आगे आएगा, इस नेगेटिव को +3 बनाएगा और देखो आपको फिर ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से dx अपॉन एक्स की पावर 4 लिखो तो ये बन जाएगा dt अपॉन 3। ठीक है ना। अब इस चीज को लेकर आओ अपने क्वेश्चन में, यानी dx अपॉन एक्स टू दी पावर 4 दैट विल बी 1/3 dt, और ये ब्रैकेट वाले को हमने t तो माना ही है, पावर में 1/4 पहले से ही है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये रहा 1/3 और ये t की पावर में 1/4 + 1, यानी ये बनेगा 5/4, नीचे भी आपका 5/4 आएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा 4/15 है ना, 1/3 पहले से ही है और ये 4/5 हो जाएगा। 5/4 जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएगा ना, तो 4/5 बन जाएगा। और ये t की पावर में 5/4, अब t क्या था, इट वॉज 1 माइनस एक्स की पावर -3, एक्स की पावर -3 को फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ और इसकी पावर में है 5/4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लो जी, इसका भी सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 19। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, फिर हमसे इसकी वैल्यू भी पूछी गई है। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा जी, यहाँ पर 1 × 2 -0 × -1, यानी ये आपका 2 ही आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो है ना, ये 2/2 ऑर्डर का है, तो इसका एडजॉइंट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, कर दिया हमने इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का हम साइन चेंज करेंगे, कर दिया हमने साइन चेंज। तो बस अब यहाँ से हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से इस फॉर्मूले का यूज करके। एक बार चेक करो, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये देखो 1/2 हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने लिखा ही हुआ है, ये रहा जी। यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, या चाहो तो 1/2 को अंदर भेज दो, सभी एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, ये 1/2 ही रहेगा, 0/2 यानी 0, और ये 1/2 हो जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर आ गया ए इनवर्स का, जिसे आप इस स्टेप पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में a × a इनवर्स निकालने के लिए भी बोला गया है। तो a × a इनवर्स मैट्रिक्स A ये रहा 1 0 -1 2, और a इनवर्स हमने अभी अभी निकाला, दैट इज 1, ये 1/2 है, ये 0 और ये 1/2 है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 1 × 1 प्लस -1 × 0, यानी 1 + 0 यानी 1 ही आ जाएगा। 1 × हाफ दैट इज हाफ, फिर -1 × हाफ यानी -हाफ, तो हाफ - हाफ यानी 0 हो जाएगा। फिर 0 × 1 यानी 0, प्लस 2 × 0 यानी 0, 0 + 0 दैट मीन्स 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 0 × हाफ छोड़ दो उसे, फिर 2 × हाफ दैट विल बी 1, यानी 0 + 1 दैट इज 1। ये क्या आ गया बच्चों, दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। समझे, तो यहाँ पर a × a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है जी। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दे रखा है, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे बच्चों। ठीक है ना, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा, अपने इंटीग्रल को 2 टुकड़ों में बांट लो। 0 से √3x dx इसे अलग कर लो, और यहाँ पर 0 से √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये रहा dx, इसे अलग कर दो। इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल को ब्रेक करूँगा। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 1 से √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है ना, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 1 इंटरवल के बीच में, 0 से 1 इंटरवल के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपके लिए 0 ही देगा, तो यहाँ पर ये 0 dx आ जाएगा। फिर 1 से √3 का मतलब हुआ 1.732 अप्रोक्सीमेटली, √3 की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो 1 से √3 के बीच में अगर x होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 1 देगा, यानी यहाँ पर आपके लिए 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका जरा हम सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। पहले इस इंटीग्रल को मैं इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद डायरेक्टली ऊपर में वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है ना, तो 0 dx मतलब इसकी कहानी खत्म। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x आएगा जिस पे आपको लगानी होंगी लिमिट्स। ठीक है ना, तो अपर लिमिट लगाओगे तो √3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये रहा। अब इस पूरे रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना, बाहर इस नेगेटिव को मत भूलना, अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है। तो चलो कर लो, यहाँ पर आएगा x² / 2 और ये रहा आपका लिमिट्स। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, इस रिजल्ट को जो कि हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है मैं डायरेक्टली यूज करूँगा। लो जी, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ अपर लिमिट डाल देते हैं। अपर लिमिट डालेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा अपॉन में 2, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये रहा जी आपका आंसर। अगले स्टेप में हम डिक्लेयर करने वाले हैं। ये 3/2 और ये +1 हो गया, यानी यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो, ये बनेगा 5/2 माइनस √3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है बच्चों, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, ये रहा फंक्शन f, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये रहा हमारा फंक्शन। चलो इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन tan इनवर्स है, यानी हम लिखेंगे 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और चेन रूल की वजह से हमें sin x प्लस cos x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो sin x का हो जाएगा cos x और फिर ये हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में तो सेम स्टोरी चलती रहेगी, यानी cos x माइनस sin x। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये जब होल स्क्वायर खोलोगे ना, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, देखो ऐसा आएगा। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है और पहले से ही 1 यहाँ प्रेजेंट है, यानी 2 प्लस ये बचेगा। अब ये क्या होगा, ये आपका sin 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका f' यहाँ पर आ चुका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब सुनना ध्यान से, साइन थीटा मतलब एंगल कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर एंगल 2x है, यहाँ आप देख रहे होंगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। साइन थीटा बेसिकली -1 से 1 इस क्लोज इंटरवल में लाई करता है, एंगल थीटा कुछ भी हो, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल एंगल्स। तो यहाँ पर ये 2 प्लस साइन 2x है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर का कंटेंट है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा बच्चों, समझे, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब जरा न्यूमरेटर के बारे में देखते हैं। न्यूमरेटर ऑफ डेरिवेटिव विच इज cos x माइनस sin x। तो हमारे पास इंटरवल था x बिलोंगिंग टू π/4 से π/2। अब इस इंटरवल में cos x की वैल्यू बड़ी होती है या sin x की वैल्यू बड़ी होती है बच्चों, तो sin x की वैल्यू बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ cos x की वैल्यू छोटी होती है, तो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू यानी cos x माइनस sin x। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, cos x माइनस sin x, ये आपका नेगेटिव आएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर ऑफ डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0। न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, तो आपका पूरा जो डेरिवेटिव है, आपका जो पूरा डेरिवेटिव है वो कैसा होगा, वो भी लेस देन 0 होगा इफ x बिलोंग टू द इंटरवल π/4 से π/2। समझे, तो इसका क्लियर मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन f कैसा फंक्शन है इस इंटरवल में, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन द मेंशन्ड इंटरवल x बिलोंगिंग टू π/4 से π/2।
तो यही चीज़ इसने शो करने के लिए आपको बोली हुई है और हमने शो कर दिया है। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ एक अल्टरनेटिव आपको दिख रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी आपको इसने dv/dt दे रखा है विच इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। अगर मैं एज लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूं, तो अगर स्मॉल ए की वैल्यू यानी एज लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो तो उस समय सरफेस एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज इसने पूछा है। चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर एज लेंथ को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। वॉल्यूम यानी v को यहाँ पर हम a क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर मैं dv/dt निकालूं तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर a क्यूब का भी डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो ये बनेगा 3a² इंटू dA/dt। समझे? तो यहाँ से बेसिकली मुझे dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी। तो dA/dt की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो दैट विल बी 8/3a²। इसे संभाल के रखो। अब यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया है, इनफैक्ट अगर मैं पूरा ही लिखूँ यहाँ पर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी 6a²। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? तो यहाँ पर सरफेस एरिया को अगर मैं सिंपली s से रिप्रेजेंट कर दूँ तो चलो जरा इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, ds/dt। 6 बाहर, a² का 2a और फिर यहाँ बनेगा dA/dt। ठीक है ना? तो हमें निकालना है सरफेस एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज व्हेन a विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, 6 इंटू 2 यानी 12a, a की वैल्यू 12 और dA/dt। तो dA/dt यानी 8/3a²। a² का मतलब क्या हुआ? 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में 12 इंटू 12 दैट इज 12² और नीचे भी 12², ये कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा 8/3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22। ये डेरिवेटिव के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, x⁻sin x। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर फंक्शन है y = x⁻sin x। आप दोनों तरफ log ले लो तो ये बन जाएगा log ऑफ y, यहाँ पर होगा log ऑफ x⁻sin x। ठीक है ना? यहाँ से आप पावर को आगे कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। sin x आगे आ गया, ये बना log x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव log y का ये रहा 1/y, फिर y क्या करेंगे dy/dx। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव RHS में, sin x बाहर, log x का 1/x, फिर आपका log x बाहर, sin x का हो जाएगा cos x। हमें निकालना था dy/dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से y इधर आ जाएगा, ये y यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर का सारा कंटेंट हम लिखेंगे, यानी sin x/x, ये बनेगा आपका log x इंटू में cos x। ठीक है, बस एक स्टेप और, जहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा विच इज x⁻sin x। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका सेम कंटेंट यानी sin x/x प्लस log x इंटू में cos x। ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये दे रखा है और ये भी दिया हुआ है, हमसे वैल्यू पूछी गई है इसकी। यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ देखो, आप इसे क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x को हम π/3 लिख सकते हैं ना, चेक करो। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी tan π/3, tan π/3 यानी tan 60 डिग्री, दैट मीन्स ये हो जाएगा √3। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो, यहाँ से y हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट π/4, दैट मीन्स y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जरा इसको पकड़ो, ये क्या है? ये है आपका x + y का होल स्क्वायर। x क्या निकला? √3, y क्या निकला? तो 1। इसका होल स्क्वायर करो, यहाँ पर होल स्क्वायर खोल दो, a² + 2ab + b²। समझे? सो 3 + 1 यानी 4 + 2 √3, ये आंसर आ गया। आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो,
2 + √3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सेक्शन सी के भी सभी क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब सुनना बच्चों, एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। सबसे पहली बात बच्चों, दिस चैनल विच आई एम मैनेजिंग हेयर फॉर ऑल ऑफ यू इज़ अ वन मैन आर्मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे अपनी बुक्स के ऊपर भी काम करना पड़ता है जो कि आप लोगों के लिए ही मैं लिखता हूँ। मोर ओवर, अपनी फैमिली एक्सपेंसेस के लिए मुझे अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी चलाना होता है। तो मतलब सारा काम खुद ही करना होता है। अब होता ये है कि एक बार में 2 काम को एडजस्ट करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जब तीसरे काम को करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आने लगती है। तो सोर्स ऑफ इनकम यार देखो, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब से इतना कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कोचिंग पे और बुक्स पे ध्यान देना ही पड़ता है। जब बुक्स पे काम करता हूँ तो यूट्यूब को थोड़ा सा पीछे रखना ही पड़ता है। अब मीनवाइल पिछले लगभग 1 महीने से, जब से सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया, यानी 16 सितंबर 2022 से, उसके बाद से मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के ऊपर काम कर रहा था, जो कि बुक आप लोगों के लिए मैं रिलीज कर भी चुका हूँ। सीबीएसई 21 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक विद प्लेजर टेस्ट सीरीज बाय ओपी गुप्ता। अब जब इस बुक पे काम कर रहा था तो यूट्यूब को थोड़ा सा पीछे करना ही पड़ा मुझे, समझे। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो आप लोगों के लिए आती रहें, लेकिन मीनवाइल मैथ मिशन बुक के ऊपर भी काम करना है, उसको भी फाइनल करना है, उसका भी फाइनल टच चल रहा है। तो इसका मतलब यूट्यूब पे मैं कोशिश ही कर सकता हूँ काम करने की, क्योंकि यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों का अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ है, देन डोंट वरी। सेक्शन डी और सेक्शन ई के जो क्वेश्चंस है ना, उनके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक डाल दूंगा सेक्शन डी और सेक्शन ई के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। वैसे भी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया होगा तो उसके लास्ट पेज पे कुछ लिखा हुआ था कि अगर आप लोग चाहें तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम मेरे से मंगवा सकते हैं ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। तो जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप या ईमेल किया था उनको तो मैंने पीडीएफ भेज ही दिया था। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत भी है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मीनवाइल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।